हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डेली करंट अफेयर में करने वाले हैं 28 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। साथ ही हम लोग आज देखेंगे साइंस एमसीक्यू। हमारा आज पार्ट 3 है। हम रोज साइंस के एमसीक्यू को कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आज भी हम लोग साइंस के एमसीक्यू करेंगे। तो जो नए हैं वो उनको पता होना चाहिए कि हम करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग साइंस के भी एमसीक्यू करते हैं। और रोज कुछ ना कुछ टॉपिक, जैसे कि हिस्ट्री का टॉपिक हुआ, पॉलिटी का टॉपिक हुआ, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, बेसिकली जो बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। ऑलवेज डू योर वेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा अपना वेस्ट करिए। जैसे कि आप आज बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जितना समय चाहिए, जितना इफर्ट चाहिए, वो आप लगाइए। आप इतने बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहिएगा कि हम 2 घंटा 1 घंटा पढ़ लें। चलो पढ़ तो रहे हैं ना हम, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कभी भी काम नहीं चलने वाला। अगर आपको प्रिपरेशन करना है बीपीएससी का, तो आप इसमें जान लगाना पड़ेगा आपको कोई भी हाल में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं तो आप अपने आप को फिर ठग रहे हैं, और फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। इसलिए अगर आप प्रिपरेशन बीपीएससी का सीरियसनेस आपके पास है तभी पढ़िए, अदरवाइज पढ़ने में मन नहीं लगता तो फिर छोड़ दीजिए। What you plant now you will harvest later। मतलब है आज आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा। मतलब आप जिस पौधे को आज आप रोप रहे हैं ना, उसको बाद में आप काटिएगा। कहने का मतलब ये कि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, तो अपना बेस्ट दीजिए। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार एसडीएम डीएसपी बनिएगा, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने अपना बेस्ट दिया, तब आज हम यहाँ तक हैं। तो खैर ये सब तो मोटिवेशनल चीज़ें कहने को है। जब तक आप अंदर से खुद से मोटिवेट नहीं होगा तो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन के साथ। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है हम लोग का करेंट अफेयर, ध्यान रखिएगा। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पे वैसाख ग्लोबल स्टार्ट किया गया मोदी के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। ठीक है, आयोजित किया था। मैंने इसके बारे में बताया था, पूरा बुद्धिज्म के बारे में मैंने हर एक चीज़ बताया था। त्रिपिटक बुद्धिज्म से संबंधित है, त्रिरत्न बोले तो वो जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। नॉर्दर्न रेलवे सुशील कुमार को एक मर्डर केस में अरेस्ट होने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था सुशील कुमार के बारे में। ओलंपिक सिल्वर मेडल, बीजिंग ब्रॉन्ज मेडल, राजीव गांधी 2009 में। विनेश फोगाट महत्वपूर्ण था, 2021 में उनको मिला है आउटस्टैंडिंग यूक्रेन में गोल्ड मेडल, और मैटियो पेलिकॉन में भी गोल्ड मेडल। ठीक है, दोनों रेसलर हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें चारों ऑप्शन ही रेसलर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चारों हैं जो ऑप्शन में रेसलर ही हैं। ओके, हु हैज बीन अनाउंस एज द हाँ, ये टेम्पलेटन प्राइज जो मिला इस बार, वो मिला है जेन गुडॉल को, बस इतना ध्यान रखिए। अर्धंती सुब्रमण्यम साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश में, किताब का नाम वेन गॉड इज ट्रेवलर। अनामिका को मिला है टोकरी में दिगंत हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड। एम वीरप्पा मोइली को मिला है कन्नड़ में बाहुबली अहिंसा दिगम के साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नासा ने 2023 में वाइपर रोवर भेजेगा, जो आइस और बात कर लेते हैं तो वहाँ पे पानी का पता लगाएगा दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के, ध्यान रखिएगा। झुरोंग अभी हाल में ही चाइना ने अपने रोवर का नाम रखा है, जो कि मंगल ग्रह पे गया है, मार्स पर। प्रिसर्वेंस रोवर है, ये अभी हाल में ही मार्स के ऊपर भेजा गया है नासा के द्वारा। ठीक है, तो प्रिसर्वेंस रोवर, ठीक है, सॉरी परसिवरेंस रोवर। ओके, तियानवें मार्स का एक मिशन है चाइना का, जो अभी हाल में ही गया है। ठीक है, मैंने ये बताया। तो वन स्टॉप सेंटर खुलेगा, इसका काम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये वन स्टॉप सेंटर पूरे 9 देशों में खोलेगी, ध्यान रखिएगा।
वन स्टॉप सेंटर क्या होता है मैंने बताया था, जो निर्भया फंड के द्वारा फंडित होता है, सॉरी ठीक है, निर्भया फंड के द्वारा फंडित होता है और 2015 में इसका स्थापना हुआ था, सॉरी लॉन्च हुआ था MWCD के द्वारा, ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। CBI के बारे में चीज़ों को ध्यान रखिए कि CBI के बारे में मैंने बताया था कि CBI का स्थापना 1963 में हुआ था। मैंने CBI के बारे में क्यों बताया था, बिकॉज CBI के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, नैनो पार्टिकल 10 के पावर 7 से लेकर 10 के पावर 9 तक मीटर का जो होता है डायमेंशन, वो नैनो पार्टिकल कहलाता है। एक बैरल में 159 लीटर। मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजिकल चीज़ों से जो यांत्रिक चीज़ों में अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वायनिक्स। क्या बोलते हैं? वायनिक्स बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे कि रोबोट है, रोबोट किस तरह से काम करता है, रोबोट का अगर हाथ देखिए हम लोग की तरह काम करता है, तो उन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से अगर कोई हम मैकेनिकल काम मतलब चीज़ों को बनाते हैं तो वो होता है वायनिक्स। उस स्टडी को कहते हैं वायनिक्स। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी में मेनली स्टडी वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कर रहे हैं। स्पीसीज को अगर जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है उसको अगले मतलब उसके जेनेटिक्स में सुधार करना उसको कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूजेनिक। क्या बोलते हैं? यूजेनिक। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लैवोजियर फ्रेंच के थे, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया था कि जो मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम होता है हमारा मास नंबर, ध्यान रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ओके, और एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आज के न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे आज के करेंट अफेयर को। ठीक है, आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ को महत्वपूर्ण आपका होने वाला है। व्हाट इज सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम? सिटीजनशिप आपको मिलेगा, नागरिकता मिलेगा आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये भी न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी एंटीगुआ और बारबुडा दोनों कैरेबियन कंट्री हैं, ध्यान रखिएगा, एंटीगुआ और बारबुडा। गास्टोन ब्रोन उनके जो पीएम हैं, उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्री डोमिनिका से बोला है कि आप इंडिया के जो भगौड़े हैं बिजनेसमैन मेहुल चौकसी को इंडिया को सौंपो। कौन कौन कंट्री का नाम आपको दिखाई पड़ा? एंटीगुआ, बारबुडा एंड डोमिनिका। ऑल दिस आर कैरेबियन कंट्री। कैरेबियन कंट्री ध्यान रखिएगा, आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, उसके नीचे जाइएगा, वो जो सागर है कैरेबियन सागर है। ठीक है, वहाँ से आप धीमा धीमा साउथ अमेरिका के ऊपर आप देखिए, मैं भी मैप में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं भी आपको मैप में दिखाता हूँ। ओके, देखिए ये आपका देख सकते हैं, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक आपका ये देख सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये फ्लोरिडा प्रांत है यूएसए का, अमेरिका का। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मैंने बताया था कि फ्लोरिडा जो जलसंधि है वो क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में है, ध्यान रखिएगा। देखिए मियामी बीच है फ्लोरिडा का, ये क्यूबा की राजधानी हवाना, आप देख सकते हैं क्यूबा ये पूरा है। ओके, नीचे देखिए जैमाइका है। आइए देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये ध्यान रखिएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक है। ओके, यहाँ देखिए प्यूर्टरिको है। ओके, प्यूर्टरिको है और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में एक जलसंधि है मोना पैसेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोना पैसेज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ये जो मैं आपको दिखा दूँ इसको एक और मैप में, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। देखिए यही मैंने बता रहा था ना, ये कैरेबियन सी है। ठीक है, कैरेबियन सी है और ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में जो जलसंधि है, मैं आपको लिख दूं यहाँ पे। देखिए थोड़ा टाइम लगे लेकिन चीज़ों को आप समझ पाएँ तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक आपका पनामा नहर है। क्या है? पनामा कैनाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पनामा कैनाल। मैंने यहाँ बताया अभी क्या, फ्लोरिडा जलसंधि। ओके, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया मोना पासेज मतलब मोना जलसंधि। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक, यहीं पर जो मेहुल चौकसी पैसा लेके भागा है वो यहीं पे है। तो बगल में जो मैंने बताया अभी, उन्होंने बताया जो बरबुड्डा है
उन्होंने बोला एंटीगुआ बरबुडा ने कि उस मेहुल चोकसी को इंडिया को सौंपो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये जो इस साइड में जो पूरा पर्वत है इंडीज पर्वतमाला है, जो अगर हम बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे वर्ल्ड में इंडीज पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो वो हिमालय आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है। अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता है माउंट मैकिनले 6194 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। या देनाली बोलते हैं, ठीक है, देनाली पर्वत ही बोलते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी मैं बताया माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत सबसे ऊंचा नॉर्थ अमेरिका का। ओके, साउथ अमेरिका का अगर हम बात करें तो एकांकागुआ है। ओके, अफ्रीका का आपको पता है किलिमंजारो है। और ऑस्ट्रेलिया का काकाकस पर्वत, सॉरी कोसिस्को, ठीक है, कोसिस्को माउंट कोसिस्को, ठीक है। काकाकस पर्वत तो यूरोप में है, सॉरी। ओके, यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एल्ब्रूज, ठीक है, एल्ब्रूज। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार का आपको अगर बोले ओशन तो वह अटलांटिक ओशन है, इस प्रकार का ओशन है। यह पूरे मैप को ध्यान में आपको रखना है। देखिए एक ऐसा द्वीप है हवाई द्वीप जो आपका है तो अमेरिका का, बट ये है कहाँ, प्रशांत महासागर में। तो पैसिफिक ओशन में ये हवाई द्वीप है। तो ऐसा प्रोविंस जो कि आपका अमेरिका का है बट है पैसिफिक ओशन में, तो वो है हवाई द्वीप। ओके, ध्यान रखना आपको, इतना सफिशिएंट है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ओके, ये कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, ठीक है, कैलिफोर्निया प्रांत है अमेरिका का, ठीक है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला इसको बोलते हैं। ये हडसन की खाड़ी है। ये विश्व की 5 सबसे बड़ी जो हमारी मीठे पानी का झील है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सुपीरियर हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको याद रखने, ठीक है। सुपीरियर झील, एरी झील। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब इसमें हमें क्या समझना था। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बता दिया आपको, ये सारे अटलांटिक ओशन के ही पार्ट में है, लेकिन बट ये है कौन सा सागर, अगर बात करें तो कैरेबियन सागर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भी छोटे छोटे कंट्री हैं, आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, बट हमको सब याद नहीं रखना है, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चौकसी जो है एंटीगुआ और बरबुडा में 2018 से रह रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2017 से ध्यान रखिएगा क्या लिया, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ओके, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत उसने नागरिकता को लिया, और वो अभी कहाँ रह रहा है, तो अभी रह रहा है, अभी तो वो डोमिनिका में रह रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको सबसे मेन चीज समझना है कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है क्या। पैसा इन्वेस्ट करके नागरिकता प्रदान कर लो, यही है प्रोग्राम, ठीक है, यही जो आप समझ पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अलाउिंग इंडिविजुअल टू गेट रेसिडेंस और सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री इन रिटर्न ऑफ मेकिंग क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट। आपको एक क्राइटेरिया है, उतना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। मेहुल चोकसी तो पैसा लगे भागा, तो इन्वेस्ट करके नागरिकता ले लिया। इसमें 2 हैं, एक सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है, आपको सिटीजनशिप नागरिकता मिलेगा वहाँ का, उसमें पर्सन को गोल्डन पासपोर्ट मिलेगा और कैश फॉर पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, गोल्डन पासपोर्ट और कैश फॉर पासपोर्ट। एक है रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, इसमें अलग पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर ये इन्वेस्ट कर दिए तो वहाँ का आपको रेसिडेंस मिल जाएगा। इसमें पर्सन को गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और हाइब्रिड वीज़ा मिल जाता है, जिसमें पर्सन वहाँ पर रहते भी हैं और वहाँ का उनको नागरिकता भी मिलता है, ठीक है। जो भी ईच एप्लीकेंट हैं इस चीज़ को करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ठीक है। वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टरों में, जैसे कि गवर्नमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या तो कुछ वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, या वहाँ के लोगों को जॉब मिले, तो ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। और भी सारे कंट्री हैं कैरिबियन सागर का, जैसे कि एंटीगुआ एंड बरबुडा, ग्रेनाडा, डोमिनिका,
सेंट किट्स, नेविस, सेंट लूसिया, कुछ ऐसे कंट्री और भी हैं, इजिप्ट है, कंबोडिया है, माल्टा है, जॉर्डन है, मॉन्टेग्रो है, वेनाटो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है। ये सारे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को चला रहे हैं। अब सिटीजनशिप वाला जब हमारा पार्ट आ गया है तो क्यों ना हम नागरिकता के टॉपिक को आज पूरा ख़त्म कर दे, तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है, आज नागरिकता के टॉपिक को पूरा उड़ा देते हैं हम लोग बाय लक्ष्मीकांत। नागरिकता प्राप्त करने के भारत में 5 तरीके हैं: बाई बर्थ, बाय डिसेंट, बाय स्टेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। बता रहे हैं अभी। अगर बात करें हम सिटीजनशिप की, भारत में है एकल नागरिकता। कैसा भैया? एकल, दोहरी नागरिकता नहीं, एकल। आप केवल भारतीय हैं, ना कि आप स्टेट का भी नागरिकता मिलेगा। हालांकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता है सिंगल सिटीजनशिप, और ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिटीजनशिप के लिए हमारे संविधान में 5 से 11 भाग 2 पार्ट 2 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वो सिटीजनशिप से बिलोंग करता है। ओके, हम सिटीजनशिप इंडिया में एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। बाई बर्थ, बाई बर्थ है, इसमें लिखा गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद जो भी लोग इंडिया में जन्मे हैं, उनके माता पिता इंडिया में जन्मे हैं या वो इंडिया में जन्मा है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे कि हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नागरिकता मिलती है। उसको बोलते हैं जन्म से। बाई डिसेंट मतलब वंश से। क्या होता है? वंश से। वंश मतलब कि आप भारत से बाहर जन्मे, ठीक है, आप अभी अमेरिका में जन्मे, लेकिन आपके माता पिता में से कोई भी भारत के, मतलब कहने का मतलब कि भारत में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, आपके माता पिता कहाँ जन्म हुआ है? मदर और फादर, किन्हीं का, आइदर इनमें से किन्हीं का भी जन्म भारत में हुआ है, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये पहले कंडीशन नहीं था। पहले था केवल अगर फादर अगर जन्मे हैं तभी मिलेगा, लेकिन 1992 में संशोधन हुआ, तो ये हो गया कि माता और पिता में से कोई भी अगर जन्मे हैं तो भारत में नागरिकता आपको मिल जाएगी, अगर आप भारत के बाहर कहीं भी आगे जन्मते हैं आप तो। ठीक है, ओके। फिर आगे जाके फिर इसमें 2004 में और संशोधन हुआ। 2004 में हो गया कि भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके भी ले सकते हैं। 5 से 7 साल तक अगर इंडिया में आप रहते हैं, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप एक देसी करनेगा तो एक आप देसी बन जाइए। कैसा बन जाइए? आप देसी बन जाइए, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं पंजीकरण। ठीक है, सॉरी नहीं सॉरी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। आपके 5 साल 7 तक इंडिया में रहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पर, मतलब कहने का मतलब कि इंडिया का नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, इसे कुछ और क्राइटेरिया मैंने बताया ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा वीडियो। नेचुरलाइजेशन मतलब होता है देसीकरण। देसीकरण मतलब कि आप इंडियन बन जाइए, आप कहीं और के हैं, इंडिया में रह रहे हैं, आपके चरित्र अच्छे हैं, आप ध्यान रखिए। एक लैंग्वेज, आप जो भी हमारे भाषा है भारत का, जो भी संविधान के अंदर उल्लेख है, उन भाषाओं में से 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। आप एप्लीकेशन देने से पहले 1 साल आप इंडिया में रहे हैं कंटिन्यूअस। आपने आपको, आप कहीं के, कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी शत्रु देश के नहीं, जैसे कि पाकिस्तान ये सब के नहीं है, तो आपको देसीकरण के थ्रू आपको नागरिकता मिल जाएगा। तो 5 तरीके आपको याद रखने हैं, पूछता है। ठीक है, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी मतलब क्या हुआ भैया कि आप अगर जैसे मान लेते इंडिया कोई भी एक राज्य को, सॉरी, कोई भी एक भूमि के क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती है, जिसको बोलते हैं अधिग्रहण, भूमि क्षेत्र अधिग्रहण। अगर किसी भी क्षेत्र को इंडिया अधिग्रहण कर लेते हैं तो वहाँ के लोग कहाँ क्या हो जाएंगे? इंडियन हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम जब भारत का राज्य बना तो जितने भी सिक्किम के लोग थे क्या बन गए? वो इंडियन बन गए। ठीक है, नागरिकता को खोने का ध्यान रखिएगा। नागरिकता को खोने का 3 तरीके हैं। ओके, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अपने नागरिकता चला भी जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगा। कैसे जाएगा? पहला तो भैया कि आप रिनंसिएशन कर दिए, मतलब आप खुद से नागरिकता को त्याग कर दिए। त्याग मतलब कहने का मतलब कि आप कहीं और का लेना चाहते हैं तो अपने यहाँ का त्याग करके आप चले गए। दूसरा है टर्मिनेशन, जिसको बोलते हैं पर्यवसान।
मतलब कहीं आप दूसरी जगह चले गए हैं और वहां का नागरिकता अगर आप ले लिए हैं तो यहाँ वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज डिप्राइवेशन। डिप्राइव मतलब होता ही है वंचित करना, आपको कर दिया गया वंचित। अगर आपने वफादारी नहीं निभाया, मतलब आप देश के खिलाफ कुछ शत्रु देश के खिलाफ, शत्रु देश के साथ आप मिल गए हैं, आपने इस तरह से काम किया जो कि देश की अखंडता संप्रभुता को ठेस पहुंचाए, ठीक है, आपको 7 साल से ज़्यादा आप बाहर रह गए हैं बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, आप किसी ध्यान रखिएगा, आप किसी कोई ऐसा क्राइम कर दिए हैं बाहर में, तो ये सारे होते हैं डिप्राइवेशन का। या तो आप फौर्जरी रूप से आपने ये सब जो रजिस्ट्रेशन करने के समय फौर्जरी का काम करके आपने नागरिकता को लिया, तब आपका 3 तरह से नागरिकता खोने के तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 हम बात करते हैं, ये है प्रारंभ नागरिकता। 5 से 5 और 5 से प्रारंभ नागरिकता, मतलब जब कमेंसमेंट, जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना उस समय ये लिखा गया कि जो लोग इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, संविधान बनने के बाद जो इंडिया में लोग रह रहे हैं इंडिया के क्षेत्र में, वो भारतीय हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग का समय। आर्टिकल 6 में क्या कह दिया? आर्टिकल 6 में बोला कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, एक डेट रखा, बोला कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया में आ गए, आपको डेट नहीं याद रखना, बिकॉज ये सारे जो आर्टिकल हैं 6-7, ठीक है, ये 5-6-7 जो आर्टिकल हैं स्टार्टिंग के समय बने थे, उस समय जब क्या कंडीशन था, तो अभी तो इसको महत्वपूर्ण नहीं है। बोला कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आ गए हैं, जब उस समय बंटवारा हुआ था, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, और इसके बाद जो आएंगे उनके लिए कंडीशन था, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। साथ में है, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं भैया जो जा रहे हैं पाकिस्तान, जिनको पाकिस्तान पसंद में आया है, तो जो लोग चले जाएंगे तो उनको तो नागरिकता नहीं मिलेगा, पहला बात खत्म। अब जो लोग गए वहाँ पे, उनको मन नहीं लगा, फिर वापस आ गए, तब उनको नागरिकता मिलेगा बाय स्टेशन, और जो भी तरीके था ये था, ठीक है। 8 में क्या है? 8 में है कि अगर आप भारतीय मूल के हैं, आप भारतीय मूल के हैं, अगर बाहर में आप रह रहे हैं, तो उसके लिए नागरिकता पर यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या, नागरिकता आपका रहता है, ठीक है, कुछ कंडीशन में आपका नागरिकता कंटिन्यूअस रहता है, ये भारतीय मूल के अगर आप हैं और कहीं बाहर में आप रह रहे हैं तब, ठीक है। 9 में है नो। 9 में क्या है भैया? नो। दूसरे देश का ले लेते हैं तो आपका खत्म, दूसरे देश का लीजिएगा तो आपका नागरिकता क्या यहाँ का कहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये है। 10 में है, 10 में है कंटिन्यूटी बना रहेगा, इसमें कुछ ऐसे कंडीशन है जैसे कि कोई बाहर में रह रहे हैं, कुछ ऐसा है तो कंटिन्यूटी बना रहता है नागरिकता का, ठीक है। 11 में क्या है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। संसद का ही केवल अधिकार है कि वो मतलब नागरिकता के ऊपर कानून बना सकता है, और किसी को अधिकार नहीं। नागरिकता के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1955 में आया, फिर 1986 में आया, इस संशोधन होते होते, फिर 1992 में संशोधन हुआ, फिर 2003 में हुआ संशोधन, फिर 2005 में हुआ संशोधन, फिर 2015 में हुआ, अभी हाल में सबसे विवादित जो हुआ हमारा 2019 में हुआ। 2019 में क्या बोला गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं, ध्यान रखिएगा, जो अवैध प्रवासी हैं, अवैध मतलब जो विदाउट पासपोर्ट आ गए हैं इंडिया में, इसके लिए डेट रखा गया, मैं बताऊंगा, 2014 वाला डेट रखा गया था, 5 साल वाला विदाउट, मैंने इसके बारे में पढ़ाया अच्छे तरीके से। तो जो विदाउट मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट कुछ भी इंडिया में अगर वो आ गए हैं बिना किसी भी तरह से, तो वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे। या तो आपने जितना दिन का वीजा लेके आया था उससे बियॉन्ड टाइम, उससे ज़्यादा दिन तक आप इंडिया में रह गए तो भी आप इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे। तो ये जो सीए बिल जो आया 2019 वाला, इसमें क्या कहा गया, हम इलीगल इमिग्रेंट जो हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों कंट्री से जो अगर इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, या फिर भी हम उनको नागरिकता देंगे अगर वो कौन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू हो, अगर वो जैन हो, अगर वो सिख हो, अगर वो पारसी हो, अगर वो क्रिश्चियन हो, अगर वो बुद्धिस्ट हो। तो इन 6
समुदाय के लोगों को, इन 6 धर्मों के लोगों को बोला कि हम नागरिकता इन 6 धर्मों के लोगों को दोगे जो इन 3 जगहों से आएंगे। इन 3 को बोला कि ये 3 जगह जो इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पर ये सारे धर्म वाले लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनका बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होना है, इसलिए हम इनको देंगे। इसमें बहुत विवाद हुआ था कि हमने मुस्लिम को यहाँ पे शामिल क्यों नहीं किया। हालांकि विवाद करने का कोई कारण नहीं है कि मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं किया गया, ठीक है, बिकॉज उनके लिए अलग है ना, और भी तो तरीके हैं, उनसे भी तो वो ले सकते हैं ना। तो इसमें कुछ ऐसा कंडीशन है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बना, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नागरिकता से सवाल कहीं से भी आएगा तो आप आई थिंक बना दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। Which state CM announced a secretary level committee which formulate guideline and recommendation on implementation of a smart kitchen scheme। कुछ नहीं करना है। स्मार्ट किचन स्कीम कौन से राज्य में होने वाला है स्टार्ट, और ध्यान रखिए यही करना है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो आपका इस सवाल का उत्तर होगा केरला। क्या होगा सवाल का उत्तर? केरला। केरला में स्मार्ट किचन होने वाला है, ठीक है। केरला में लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ के जो सीएम है वो स्मार्ट किचन, ठीक है, स्मार्ट किचन। अच्छा, केरला में हाल में सरकार बनी है, लेटेस्ट। कौन बने हैं? पिनरई विजयन। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल के बाद 5 साल पूरा करने के बाद दूसरा बार कंटिन्यूअस, मतलब ये यहाँ के सीएम बने, सीएम ऑफ केरला पिनरई विजयन, ठीक है। ये हो गया हमारा, ओके। अब इसके बारे में और चीज जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं भाई इस स्कीम के बारे में? ये स्कीम लॉन्च होगा 10 जुलाई 2021 को। इस स्कीम के तहत जो भी महिलाएं हैं राज्य की, उन्हें लोन मिलेगा अपने किचन को रिफर्बिश, मतलब किचन बहुत अच्छे तरीके से किचन में सब फैसिलिटीज हो, उनको लोन मिलेगा जिसमें इंस्टॉलमेंट भी रहेगा, ओके। और इस तरह से क्या होगा, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ वुमेन डोमेस्टिक लेबर। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे जो महिलाएं हैं जो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा घरेलू काम उनका होता है, तो इस तरह से इसमें अब देखिए लोन मिलेगा तो अपने किचन में बहुत कुछ ला सकती हैं, ठीक है, जो उनको सुविधा देगा। तो यही इसी के लिए लोन प्रोवाइड होगा। तो ये स्मार्ट किचन स्कीम कहाँ लॉन्च हुआ भैया? तो ये लॉन्च हुआ हमारा, ध्यान रखिएगा, केरला में, ओके। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? किस मिनिस्टर ने अभी हाल में ही सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी लॉन्च किया है? सेहत ओपीडी के बारे में आपको जानना है। इसका उत्तर होगा राजनाथ सिंह ने अभी हाल में ही सेहत ओपीडी लॉन्च किया। सेहत ओपीडी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, मतलब फोन के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू आप कंसल्ट करते हैं, तो ये होता है सेहत ओपीडी लॉन्च किया गया अभी हाल में ही। देखिए ये हाल एक ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2020 में। ई संजीवनी पोर्टल में था कि आप डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ई संजीवनी पोर्टल को लॉन्च किया था। और ई संजीवनी पोर्टल क्या ही एक आया था, ई संजीवनी, ओके, ओपीडी लॉन्च किया था। ओपीडी इसमें था कि डॉक्टर जो भी सिटीजन पीपल हैं, जो भी लोग हैं, वो डॉक्टर से सीधे कंसल्ट करेंगे, ओके, वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जो भी सुविधा लेना है। ये कोविड के समय लॉन्च किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। एक तरह का टेली कम्युनिकेशन असिस्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसी तरह से ये सेहत भी है, ओके, इसी तरह से ये सेहत भी है, ओके। अच्छा, सेहत में क्या भैया, सेहत के बारे में जानिए। तो सेहत में कुल मिला के जो सर्विस प्रोवाइड होगा वो डिफेंस में जो रक्षा डॉक्टर हैं, रक्षा सेवा में जो डॉक्टर हैं डिफेंस में, वो इसमें रहेंगे। जो 75 साल जिनका उम्र रहेगा उनको बिना वेटिंग के कंसल्ट कर सकते हैं। संजीवनी पोर्टल के तरह ये भी है। सेहत पोर्टल में आप ध्यान रखें, इसका ये होगा, इसमें आपको टेली मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड होगा आर्म फोर्स के अंदर, ठीक है। और इसमें फर्दर स्ट्रेंथिंग द कमिटमेंट गवर्नमेंट टुवर्ड ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के लिए एक तरह से ध्यान रखिएगा। ओपीडी के थ्रू क्या होगा, जो भी डिफेंस पर्सनल है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, या ठीक उनको टेली कंसल्टेशन मिलेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से जो आर्म फोर्स में है, और ओपीडी भी उनको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। जो 4 करोड़ पीपल एंड फैमिली मेंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो ये ध्यान रखिए किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, क्या है, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं।
अभी किस इकोनॉमिस्ट को और नोबेल विजेता को प्रिंस ऑफ एस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए ये जो अवार्ड है वो सोशल साइंस के क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उनको दिया जाता है। हिस्ट्री का क्षेत्र हो गया, आर्ट्स का क्षेत्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो भी काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। स्पेन का सबसे टॉप प्राइज है, ये आपको ध्यान रखिएगा, स्पेन का ये टॉप प्राइज है। तो आपके सामने ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम एंड फोर्थ इज गीता गोपीनाथ। पहले सबको हम लोग चर्चा कर लें कौन कौन क्या है, ओके, फिर हम आंसर में चलेंगे। मैं आपको बता दूं कृष्णा जो वेंकट सुब्रमण्यम है वो क्या है, वो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके इंडिया के कौन है, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। अच्छा, गीता गोपीनाथ क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया के हैं बट ये हैं अमेरिका में, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ। अच्छा, अभिजीत बनर्जी के बारे में आपको पता है, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, इन तीनों ने इस बार नोबेल 2020 फॉर इकोनॉमिक्स, इंडिया के ही हैं, इनको मिला है इकोनॉमिक्स का नोबेल, ठीक है। 2020 में नोबेल मिला है। पॉवर्टी को लेके इन्होंने जो काम किया है, किस तरह से पॉवर्टी को हम करेंगे। तो एस्थर दुफ्लो इनकी वाइफ है, अभिजीत बनर्जी की एस्थर दुफ्लो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी, तीनों को मतलब मिला है नोबेल पुरस्कार। अच्छा, इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं भाई। ये जो अवार्ड क्या भैया, ये अवार्ड जो है, अवार्ड में बेसिकली 50,000 यूरो मिलेगा, 50,000 यूरो मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। और ये अवार्ड मिलने वाला है, दिस अवार्ड गोज टू अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में मिला है नोबेल प्राइज, पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बहुत ही फेमस है पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन को लेके, मतलब क्या हुआ, सॉरी पॉवर्टी एंड फैमिन को लेके, सॉरी डिप्राइवेशन भी चलेगा बट ध्यान रखिएगा, ओके। इन्होंने जो भी अपना शोध किया है गरीबी को लेके, फैमिन को लेके, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, इसलिए इनको 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला है अमर्त्य सेन को, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, इनको अभी हाल में ये भी अवार्ड मिल गया, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अमर्त्य सेन, आगे चलते। गार्जियन मिनिस्टर अभी हाल में ही किस स्टेट ने नियुक्त किया है, गार्जियन मिनिस्टर अभी हाल में ही किस स्टेट ने नियुक्त किया है, केरला, असम, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। देखिए गार्जियन मिनिस्टर जो लॉन्च करने वाला है भैया वो है आपका उत्तर है असम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें अभी हाल में ही आपको पता होना चाहिए कि अभी बैडमिंटन फेडरेशन जो ऑफ इंडिया है, ओके, उनका ये इनको अभी बनाया गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं उनके बारे में आप याद रखें कि इन्होंने जो ये गार्जियन मिनिस्टर किया, गार्जियन मिनिस्टर एक तरह के मैं बता रहा हूँ अभी क्या होता है। देखिए ये पहले ये महाराष्ट्र में भी ये मॉडल हो गया, इसका कहीं संविधान के अंदर ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ये गार्जियन मिनिस्टर के बारे में समझ लेते हैं ना भाई। गार्जियन मिनिस्टर का काम है, ध्यान रखिए मैं आपको बता दूं पहले, गार्जियन मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो डीपीसी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होता है, जिला योजना समिति होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वही गार्जियन मिनिस्टर बनते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें से सिलेक्ट किया जाता है, ओके, और वो बनते हैं गार्जियन मिनिस्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। कहाँ के होते हैं तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ डीपीसी, ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए
इसका काम रहेगा लुक आफ्टर बैलेंस स्पीडी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल 34 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। असम के 34 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें बैलेंस रूप से स्पीडी रूप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम होगा उसका देखभाल कौन करेगा? गार्जियन मिनिस्टर। ये जिम्मेदार है इम्प्लीमेंट करने के लिए और इशू को रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये सब काम उनका ही होगा। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उनको सुपरवाइज करेगा भैया, ध्यान रखिएगा, उसको सुपरवाइज करने का भी काम इसका ही रहेगा। प्रशासनिक सुधार भी करेंगे, वेलफेयर स्कीम भी लाएंगे पब्लिक के लिए, डिस्ट्रिक्ट को बार बार ये विजिट करेंगे, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में विजिट करेंगे। पॉलिसी जब भी बनेगा, कोई भी नीति बनेगा तो उसमें सजेस्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये कभी कभी डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड के लिए भी, मतलब जो भी अच्छा काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट उसको अवार्ड भी प्रोवाइड करने के लिए यही रिकमेंड करेंगे। प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काम करेंगे, लुक आफ्टर प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके। बजट वजट का काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वहाँ पे भी ये सारे, तो ये गार्जियन मिनिस्टर में कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गार्जियन मिनिस्टर जो यहाँ जो बनने वाला है असम में, वो 13 कितना रहेगा? 13 मिनिस्टर इसमें 13 गार्जियन मिनिस्टर बनने वाले हैं। GM अभिभावक मंत्री या संरक्षक मंत्री बोलते हैं, जिसमें से 8 गार्जियन मिनिस्टर को 3-3 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और 5 गार्जियन मिनिस्टर को 2-2 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। कितना हो गया बताइए? 34 डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, इनके अंदर में होगा। तो 13 गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है, मतलब कहने का मतलब कि एक बनाया गया है असम के अंदर, ध्यान रहेगा आपका, ओके। चलते हैं आगे। हिंदी में मैंने सारी चीज़ों डाल दिया, आपको देख लीजिएगा। अच्छा, CBI के नए डायरेक्टर 2 साल के लिए कौन बने? जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने इसका डिस्कशन किया और फिर मैंने अभी किया। तो ये है भैया, आपके सामने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, CISF के चीफ है भी। सुबोध कुमार जायसवाल को 2 साल के लिए CBI का डायरेक्टर बनाया गया। CBI की स्थापना की अगर बात कर ले तो 1963 में हुआ था और CBI एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि गैर वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था क्या होता है? जो कि संविधान के किसी भी एक्ट के, कोई भी एक्ट ऐसा आया उसके थ्रू, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट के थ्रू अगर किसी को कोई बॉडी बनाता है तो वो संविधान, लेकिन ये एक्ट के थ्रू नहीं है, ये दिल्ली का एक पुलिस एक्ट है, उसके थ्रू ही इसको पावर मिलता है। तो ये वैधानिक संस्था नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। 1963 में इसका स्थापना हुआ। DOPT के अंदर में ये सारी चीजें होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है उनके अंदर में सारी चीजें ये उसके अंदर में आता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, ध्यान रहेगा आपको। आगे चलते हैं। अब आपके सामने है नेवी के हेड एडमायरल करमबीर सिंह। नेवी दिवस 4 दिसंबर, आर्मी दिवस 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर। आर्मी के मनोज मुकुंद नरवाने, राकेश भदौरिया एयरफोर्स। देखिए ये जितनी भी है ना, मैंने जितनी भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है सारे महत्वपूर्ण, एक भी मत छोड़िएगा, सारे को आपको याद करना है। CRPF के कुलदीप सिंह अभी हाल में ही बने, 27 जुलाई को बनाया था CRPF का रेजिंग डे। CISF का सुबोध कुमार जायसवाल अभी हैं जिन्होंने संभाला है CBI का डायरेक्टर के रूप में। NSG वाला तो आपको याद रखिए, डॉक्टर MA गणपति। MA जो गणपति हैं, जो DG MA गणपति जो हैं, ये बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो हैं उनके हेड, ठीक है। ITBP के SS देसवाल हैं, BSF का राकेश अस्थाना है और BRO के भी हाल में ही बने हैं भैया राजीव चौधरी, ठीक है। राजीव चौधरी BRO के जो बने अभी कौन बने हैं? राजीव चौधरी, बहुत ही न्यूज में भी रहा है BRO। सारे महत्वपूर्ण, इसमें ऐसा नहीं मैं बोलूँगा 1-2 याद, इसमें सारे को आपको याद करना है कोई ना कोई। अब डे तो इन तीनों का याद रखिए, कम से कम इन तीनों का डे याद रखना है, ठीक है। अभी BRO का भी हाल में बनाएगा, इसको याद रखना है और बाकी सबके हेड को याद रखिए, याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं ऐसे भी याद करवा ही दे रहा हूँ हमेशा। अभी देखिए लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव और राशन फिर दुआए राशन, जो कल का वीडियो देखा वो आंसर बता देंगे। इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सवाल का उत्तर यही था। अभी बताइए कि किसने अभी FDI, इंडिया में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, FDI मतलब होता है कि जो भारत के जो कंपनियों में 10% के शेयर को खरीदती है या, ठीक है, उसको बोलते हैं FDI। मतलब जो भी भारत, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कोई भी है, वो भारत के कंपनियों में हिस्सा अपना देती है 10%, ठीक है, खरीदती है शेयरों को, तो उसको बोलते हैं FDI, ठीक है। क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो मतलब बाहर वाले जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ कंपनियों में, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस बार जो इन्वेस्टमेंट जो आया है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें टॉप कौन आया है?
तो पूरा जो एफडीआई इस बार इंडिया को मिला है वो 81.72 बिलियन डॉलर, ठीक है, यूएसडी में तो यूएस डॉलर 81.72 बिलियन डॉलर मिला है। उसमें अगर हम बात करें टॉप किया भैया सिंगापुर। कौन टॉप किया है? सिंगापुर। सिंगापुर ने 8.30 यूएसडी डॉलर के साथ, बिलियन डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा इंडिया में सिंगापुर के जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है, सिंगापुर के। सेकंड पे आपका यूएसए है 7.12 के साथ, ठीक है। सेकंड पे कौन है? यूएसए के लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। एफडीआई के लिए इतना ज़्यादा और कुछ परेशान नहीं होना। और सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ कौन राज्य को? ये है भैया गुजरात को। गुजरात में कंपनी भी आता ना, तो मोस्ट एफडीआई जो रिसीव करने वाला स्टेट है वो कौन है? गुजरात। ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? सिंगापुर से। ये आपको याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अभी देखिए हाल में बीमा क्षेत्र में एफडीआई के जो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी हाल में ही बजट में कहा गया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर जो एफडीआई है वो 49% से बढ़ा के 74% कर देंगे, बढ़ा दिएगा, ठीक है। 74%, 49% से जो एफडीआई की सीमा थी वो 74% बढ़ा देंगे। मतलब बाहर ये कंपनियां 74% तक का शेयर खरीद सकती है। और जो भी कंपनी 74% तक का शेयर खरीदेगी, सोच लीजिए कि वो मालिक भी बन सकती है ना, बाहर वाला विदेशी लोग। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ये सारा कंडीशन हुआ, सबका अलग अलग है, ठीक है, परसेंटेज। इसमें से कौन सा तत्व में न्यूट्रॉन नहीं है? देखिए न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो सब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन की भी हम बात करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, तो हाइड्रोजन का भी ध्यान रखिएगा कि इसमें एक एटम होते हैं। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक है, उसमें एक एटम होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो मैं आपको बता दूं कि देखिए प्रोटियम में आपका कोई भी प्रोटियम जो समस्थानिक है 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में आपका एकदम एक भी नहीं है न्यूट्रॉन, ठीक है, 0 है। ओके, कई बार उसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक और एक प्रोटॉन है। लेकिन ड्यूटेरियम में आपके 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में आपके 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस बीपीएससी ने इसको सवाल को, सॉरी शायद आई थिंक यूपीएससी का ये सवाल है, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं ये तो हमारा 64th बीपीएससी का सवाल है यार, 64th बीपीएससी का सवाल है 2018 का। कौन सा इसमें से फंडामेंटल पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कहने का मतलब कि मूल कण जिसको बोलते हैं, इसका मतलब उसको उसके अलावा टूट नहीं सकता। देखिए हम लोग पहले जानते थे कि जो एक आपको ध्यान रखना कि हम लोग पहले जानते थे कि जो एक एटम है जो हमारा है उसको हम लोग उसका पार्ट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उसको फिर हम लोग नहीं तोड़ सकते। लेकिन अभी हाल में रिसेंट डिस्कवरी हुआ, उसमें पता चला कि जो क्वार्क है ना, जो ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से बने हैं। तो जो फंडामेंटल मतलब कहना है कि उसको वो जो मतलब फंडामेंटल है वो उसके वो मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो टूट नहीं सकता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि वो किसी से नहीं बना, वो अपना आप में फंडामेंटल है। वो हो गया क्वार्क। क्या है क्वार्क? ध्यान रखिए, ये क्वार्क जो है एक मूलकण है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और भी है, लिप्टन भी है, बोसोन्स भी हैं, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन भी फंडामेंटल पार्टिकल और से? लिप्टन एंड बोसोन्स। यूपीपीसीएस 2017 का सवाल। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल आज से आपको याद होना चाहिए क्वार्क। क्या है क्वार्क? ओके, यहां का आंसर क्या होगा भैया? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं बताना है आपको? नॉट। नॉट आपका स्पीड मेजर करता है कोई भी जहाज का। शिप का गलत हो गया टाइपिंग, कोई बात नहीं। ओके, जहाज की स्पीड को हम करते हैं नॉट में, बहुत अच्छी बात है। नॉटिकल मिल एक तरह से हम जब जहाज पे नेविगेशन करते हैं तो बोलते हैं इतना नॉटिकल मिल दूर है, ये एक दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रम आपको पता है कि वेवलेंथ का मात्रक है। और लाइट ईयर आपका किसका मात्रक पता है? दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का। पकड़ा गया आपका गलती, ये आपका हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर गलत है, ठीक है। क्या होगा? ये गलत है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर ये गलत होगा। अच्छा, एक चंद्रमा को पृथ्वी पर लाया जाता है, सॉरी एक कोई टुकड़ा है पत्थर का, चंद्रमा पर हमने चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया, तो क्या होगा? उसका मास चेंज होगा, उसका वेट चेंज होगा, कि उसका वेट चेंज होगा और मास चेंज नहीं होगा? उसका वेट चेंज होगा। मास हमेशा सब जगह एक होता है, लेकिन जो उसका वेट होगा, कोई भी पार्टिकल का वेट चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 600 kg का 600 kg का उसका वेट है तो चंद्रमा पर उसका 100 kg होगा। वेट क्या होता है?
एक प्रेशर जो एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसको वेट बोलते हैं। बट मास एक क्या है, मास एक तरह से कहने का मतलब कि आप जो मटेरियल है जिससे बने हैं वो उसको कहते हैं मास। वो मास कभी भी चेंज होगा। आप अभी जिस चीज से बने हैं तो वो कभी थोड़ी नहीं चेंज होगा, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा सेम होता है। इसके लिए मैंने एक इमेज डाला, देखिए ये बोल रहा है कि मेरा 560 न्यूटन वेट है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर गया तो उसका वेट कितना होगा 90। मैंने बोला कि 6 1/6 हो जाएगा। ये बोला कि मेरा मास तो हमेशा 56 kg में, तो मैं जो मेरा द्रव्यमान है वो 56 kg ही रहेगा, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। देखिए मास क्या होता है भैया, एक मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो मास कहलाता है। लेकिन वेट क्या है, वेट एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी पर एक्सर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेट। मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, मास का मतलब होता है कोई मास को निकालना है, एम बराबर एफ बटा ए होता है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है। और वेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। जितना ग्रेविटेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मास चेंज होता जाएगा। मास यूनिट का मास कितना है, मास सॉरी जो द्रव्यमान का जो यूनिट है वो केजी है, और वेट का जो यूनिट है वो क्या है, एन है, ठीक है, न्यूटन है। ओके, हम लोग बेसिकली बोल लेते हैं कि हम लोग का वजन इतना है, तो वो वजन नहीं, हम लोग का वो द्रव्यमान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। अब हम थोड़ा बायोलॉजी में भी हम लोग चल रहे हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी में हम लोग रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का अध्ययन करते हैं, सरीसृप का अध्ययन करते हैं हेर्पेटोलॉजी में। हिस्टोलॉजी आपको पता है, कोशिका का कोशिका बोल रहे हैं, सॉरी, स्टडी ऑफ सेल हमारा होता है साइटोलॉजी के अंदर। लेकिन हम कोशिका टिश्यू की बात करें, उत्तकों की बात करें, उत्तक जो ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इचियोलॉजी है, इचियोलॉजी में हम फिश का अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी में हम लोग इनलैंड वाटर का अध्ययन करते हैं, मेनली रूप से सी वाटर का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में हम लोग मैमल का अध्ययन, स्तनधारी का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में मैंने बताया था कि FM फंगी का अध्ययन करते हैं। ओके, मतलब कवकों का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी आपका हो गया स्वप्न का अध्ययन, सोने का अध्ययन। मिरमिकोलॉजी में हम लोग चींटी का अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखिएगा एल्गी का अध्ययन कहाँ होता है भैया, फाइकोलॉजी में। ओके, ये सारे आपको याद रखने। तो आज हमने करंट अफेयर के सेशन को बहुत अच्छे तरीके से किया। मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर में, आपको PDF मिल जाएगा आपको आपके BPSC प्लेटफॉर्म चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और शाम को हम लोग मिल रहे हैं आज पॉलिटी के साथ। ओके, चलिए धन्यवाद।